नमस्कार, हॉकफीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत को अगले साल के अंत तक अपनी पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन यूनिट मिलने वाली है। एयर इंडिया को खरीदने के बाद अब टाटा समूह आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग संयंत्र में करीब $30 करोड़ का निवेश करने जा रहा है। दरअसल एक OST संयंत्र सेमीकंडक्टर फाउंड्री से सिलिकॉन वेफर्स को प्राप्त करने के बाद उसे पैकेज और असेंबल करता है तथा उनकी टेस्टिंग करता है और अंत में उन्हें तैयार सेमीकंडक्टर चिप्स में बदल देता है। टाटा कंपनी उसी संयंत्र को स्थापित करने के लिए कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु सरकार के साथ बातचीत कर रही है। खबरों के मुताबिक अगले महीने की शुरुआत में अंतिम स्थान का निर्धारण होगा, जिसका संचालन 2022 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस प्लांट में 4000 कर्मचारी काम कर सकते हैं। रॉयटर्स द्वारा उद्धृत 2 स्रोतों के अनुसार सही लागत पर कुशल श्रमिकों की उपलब्धता इस परियोजना को लंबे समय तक सफल बना सकती है। एक सूत्र ने कहा, टाटा के OST प्लांट शुरू होने के बाद पारिस्थितिकी तंत्र चारों ओर आ जाएगा, इसलिए श्रम के दृष्टिकोण से सही जगह खोजना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे सूत्र ने बताया कि हालांकि वो यानी कि टाटा चीजों के सॉफ्टवेयर पक्ष पर बहुत मजबूत है, हार्डवेयर एक ऐसी चीज है जिसे वो अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहते हैं, जो दीर्घकालिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टाटा के OST कारोबार के संभावित ग्राहकों में इंटेल, AMD और ST माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। बेशक टाटा इसी संयंत्र में अपनी जरूरतों के लिए सेमीकंडक्टर्स भी सोर्स करेगा, जबकि महत्वपूर्ण माइक्रोचिप्स के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टाटा की पहल से कई भारतीय कंपनियों को भी काफी फायदा होगा। टाटा समूह के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन ने पिछले महीने स्पष्ट किया था कि कंपनी सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी प्रवेश करना चाहती है। IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वार्षिक आम बैठक में उन्होंने कहा था, टाटा समूह पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, 5G नेटवर्क उपकरण और अर्धचालक जैसे कई नए व्यवसायों में शामिल हो चुका है। आमतौर पर सिलिकॉन से बने सेमीकंडक्टर्स आज की वैश्वीकृत दुनिया में एक रणनीतिक तकनीकी संपत्ति है। कार बैटरी से लेकर लैपटॉप और स्मार्टफोन से लेकर घरेलू उपकरणों में गेमिंग कंसोल तक सब कुछ का आधार सेमीकंडक्टर ही है। गौरतलब है कि साल 2018 तक वैश्विक सेमीकंडक्टर्स उद्योग बढ़कर लगभग $481 बिलियन हो चुका था। आमतौर पर इसमें दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान की कंपनियों का वर्चस्व है, जो सभी भारत के मित्र राष्ट्र हैं। बता दें कि मोदी सरकार 5G उपकरणों से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक सब कुछ आपूर्ति करने के लिए भारत में अनुमानित $7.5 बिलियन का चिप प्लांट लाने के लिए ताइवान के साथ उन्नत बातचीत कर रही है। यही नहीं, माइक्रोचिप निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन पैकेज पर भी काम कर रही है। ऐसे समय में जब दुनिया सेमीकंडक्टर की कमी का सामना कर रही है और अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय संघ सेमीकंडक्टर फर्मों को अपने क्षेत्रों में आकर्षित करने की कोशिश में लगे हैं, दूसरी ओर भारत सरकार अरबों डॉलर की पूंजी सहायता और PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से देश में सेमीकंडक्टर के निर्माण को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर वित्तीय सहायता, टैरिफ में कटौती और इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर के विनिर्माण के संवर्धन के लिए योजना तथा उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन जैसी कई योजनाएं लाई जा रही हैं। यही नहीं, सरकार ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंटेल, AMD, फ्यूजित्सु, यूनाइटेड माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक कॉर्प जैसी कंपनियों से
बातचीत कर रही है। पीएम मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे के दौरान भी कई अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। बताते चले कि दुनिया चिप की कमी से जूझ रही है। कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भाग रही हैं, जिसके बाद ताइवान के सेमीकंडक्टर की मांग बढ़ गई है। हालांकि दुनिया भर में पर्याप्त सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधाएं नहीं हैं जो इन इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की बढ़ती मांग को पूरी कर सके। इसलिए देश में निर्माण के लिए सेमीकंडक्टर फर्मों को आकर्षित करने के लिए भारत के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। टाटा का ये कदम देश में सेमीकंडक्टर की मांग को पूरा करने के साथ साथ अन्य कंपनियों को भी आकर्षित करने का काम करेगा। देश के चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें। मित्रों, हम सालों से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। 50 से दशकों से हमारे पुरखों ने पार्टी बनाई, जो पार्टी संगठन के आधार पर चले, जो पार्टी विचारधारा के आधार पर चले, जो पार्टी हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली हो, जो पार्टी भारत के गौरव के अंदर भारत के गौरव में रची बसी हो, जो पार्टी इसी धरती के मिले संस्कार और इसी मिट्टी की सुगंध को लेकर आगे बढ़ने वाली हो। और ये पार्टी की यात्रा कई सालों तक चली। कई पराजयों को हमने सामना किया, हंसते हंसते पराजय झेले। जमानतें जब्त होती थी तो भी कार्यकर्ता को आइसक्रीम खिलाने वाले लोग मैंने भी मेरे जीवन काल में देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। और ये पार्टी की यात्रा बढ़ती बढ़ती बढ़ती, पहले दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी, बाद में अटल जी और अडवाणी जी और ढेर सारे सहयोगी उनके 2014 तक लेकर आए। और 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का निर्णय किया और बहुत लंबे समय के बाद और आजादी के बाद पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आप लोग ताली बजा रहे हो, मगर मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं, क्योंकि पूर्ण बहुमत की जब मोदी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के कमल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब इसी राजस्थान की वीरभूमि ने 25 में से 25 सीटें नरेंद्र मोदी जी को देने का काम। और 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी 300 पार गई, तब भी 25 में से 23 सीटें देने का काम यही मेरे राजस्थान के लोगों ने, यही मेरे राजस्थान के प्रिय कार्यकर्ताओं ने किया था। तो मोदी जी दोनों बार प्रधानमंत्री बने, इसमें राजस्थान की जनता का आशीर्वाद का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा इसके अंदर भूमिका है।